अटेंशन अटेंशन, दुनिया भर के सभी देशों और शहरों में रहने वाले गौर से सुने। एक खतरनाक एस्टेरॉयड धरती के नजदीक आ रहा है। इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी कई गुना ज्यादा तेज है और यह हर दिन और भी तेज होती जा रही है। जैसे ही हमारे सोलर सिस्टम में पहुंचेगा, तुरंत ही यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर यानी बृहस्पति और मार्स को पार कर जाएगा। इन ग्रहों के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से भी एस्टेरॉयड की स्पीड बढ़ जाएगी और हमारा ग्रह इसका लास्ट टारगेट होगा और इसे इस बार टकराने से कोई नहीं रोक सकता। साइंटिस्ट का कहना है कि यह माउंट एवरेस्ट के साइज का एक उल्का पिंड यानी टूटा हुआ तारा है जो हमारे ग्रह को तबाह कर सकता है। 350 दिनों के समय में ये कभी भी हो सकता है। सभी जगह दहशत फैल गई है। लोगों ने बंकर बनाना और खरीदना शुरू कर दिया है। इसका हल निकालने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स ने मीटिंग भी की है। इस टक्कर को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है स्पेस की इस खतरनाक चट्टान में स्पेस में ही विस्फोट करना। बिल्कुल एक पावरफुल रॉकेट ऐसे एस्टेरॉयड्स को हजारों टुकड़ों में तोड़ सकता है। ऐसे में इसके टुकड़े तो जमीन पर आकर गिरेंगे, लेकिन वे पूरे के पूरे एस्टेरॉयड जितना नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। 1 साल से भी कम समय में कई पावरफुल रॉकेट बनाए जाते हैं। फिर दुनिया भर में मौजूद बेहतरीन दूरबीनों से एस्ट्रोनॉट्स यूनिक गाइडेंस सिस्टम भी तैयार किए जाते हैं। फिर बस हमें हमारे सोलर सिस्टम में एस्टेरॉयड की एंट्री का वेट करना होगा। सभी लोग कॉन्टिनेंट पर बनाए गए बेहतरीन बंकरों में मूव करने लगते हैं। इस एस्टेरॉयड के टकराव से कितना नुकसान होगा ये कह पाना मुश्किल है, इसीलिए टक्कर होने से पहले लोगों को सेफ जगहों पर भिजवा देना ही बेहतर है। अब वो पल आ गया है। एस्टेरॉयड यूरेनस के पास से गुजरता है। इसकी स्पीड और तेज हो जाती है। अब स्पेस की ये खतरनाक चट्टान लाइट की स्पीड से सिर्फ 10 गुना कम स्पीड से आ रही है। साइंटिस्ट ने हवा में रॉकेट भेजे। एस्टेरॉयड सैटर्न के ऊपर से उड़ता है और उसके रिंग के एक हिस्से को तोड़ डालता है। एस्टेरॉयड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये गोल गोल घूमते हुए दूसरे ग्रहों के नजदीक से गुजरता है और उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। अब यह धरती की ओर बढ़ रहा है। रॉकेट की स्पीड अब साउंड की स्पीड जितनी हो चुकी है और ये अपने पीछे आकर निशान छोड़ रहा है। वे एस्टेरॉयड के नजदीक आ रहे हैं। मार्स के पास इनकी टक्कर होती है। रॉकेट निशाना साध कर एस्टेरॉयड से टकरा जाता है और इसके लाखों टुकड़े कर देता है। टुकड़े अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाते हैं और धरती पर यह दुर्घटना होने से बच जाती है। जैसे ही टक्कर होती है, हमारी सैटेलाइट्स एनर्जी के इस बड़े से विस्फोट को रिकॉर्ड कर लेती हैं। अब इस एस्टेरॉयड का एक छोटा सा हिस्सा धरती की ओर आ रहा है। वैसे तो ये बिल्कुल छोटा यानी सिर्फ रेत के कण जितना है, पर विस्फोट के बाद इसकी स्पीड खतरनाक लेवल तक बढ़ गई है और अब यह कण 2,97,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से धरती की ओर आ रहा है, जो लाइट की स्पीड का करीब 99% है। इस स्पीड से इस कण में भी हमें नुकसान पहुंचाने की शक्ति है जितनी की पूरे एस्टेरॉयड में थी। ये चांद के नजदीक आ रहा है। कुछ और सेकंड और रेत के ये कण हमारे ग्रह से टकरा जाएगा। लोग सांस रोके इंतजार कर रहे हैं। फिजिक्स के हिसाब से इस तरह के कणों में गजब की पावर होती है। दरअसल किसी भी चीज की स्पीड जितनी ज्यादा होती है, उसका मास यानी द्रव्यमान और एनर्जी भी उतनी ज्यादा होती है। जब रेत के कण की स्पीड लगभग लाइट की स्पीड के बराबर हो जाती है, तो उसकी एनर्जी और मास अचानक से बढ़ने लगते हैं। भले ही रेत का ये कण आंखों से ना देखा जा सकता हो, पर इसका मास यानी द्रव्यमान किसी कॉन्टिनेंट के मास से कम नहीं है। अगर ये कण लाइट की स्पीड तक पहुंच जाता है तो इसका मास खतरनाक तरीके से बढ़ जाएगा और फिर इससे बनेगा एक ब्लैक होल। और अगर ऐसा होता है तो धरती से जीवन के साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। पेड़ पौधे, समुद्र और महासागर, शहर, देश और यहाँ तक कि कॉन्टिनेंट भी। हवा, आवाज, एटमॉस्फेयर, धरती का एक एक कण, सभी को ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स निगल जाएगा। फिर जब हमारे ग्रह का कोई नाम और निशान नहीं रह जाएगा, ये होल चंद्रमा पर भी कब्जा कर लेगा। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता ही रहेगा और ये सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों को भी निगलता चला जाएगा। फिर ये सूरज तक पहुंचेगा। हमारा ये तारा भी स्पैगेटी की तरह हजारों स्ट्रक्चर में बढ़ जाएगा और इस प्रोसेस में जबरदस्त एनर्जी निकलेगी। इससे दूसरा ब्लैक होल भी बन सकता है, पर किस्मत से इसकी स्पीड लाइट की स्पीड की 99% है, जिससे सब इसका उल्टा हो जाता है। साथ ही मास वाली कोई भी चीज लाइट की स्पीड तक नहीं पहुंच सकती। ये कण अब धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है। दूर से देखने पर यह टूटा हुआ चमकीला तारा दिखता है। एटमॉस्फेयर की लेयर से गुजरते हुए ये गर्म होता रहता है। तकरीबन 170 किलोमीटर के दायरे में बादल भी गर्मी से पिघल जाते हैं और आसमान साफ दिखने लगता है।
अगर इसे थोड़े स्लो मोशन में देखा जाए तो हवा आयनाइज हो चुकी है, यानी इसके मॉलिक्यूल्स चार्ज हो चुके हैं और कई हिस्सों में बंट चुके हैं। ऐसा ही कुछ बिजली कड़कने के टाइम भी होता है। सूरज में ही ऐसी ही आयनाइज एनर्जी होती है और इसी से हवा डिसइंफेक्ट होती है। टूटा हुआ तारा ओजोन लेयर में छेद कर देता है और अब ये जगह रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट लाइट से प्रोटेक्टेड नहीं रह गई है। रेत का ये कण सीधे सदर्न ओशियन के बीचों बीच गिरता है। विस्फोट की इस जगह का सबसे नजदीकी कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका है। कॉन्टिनेंट के चारों ओर की हवा बहुत गर्म हो जाती है और समुद्र के ठंडे टेम्परेचर के साथ मिलकर बवंडर शुरू हो जाता है। जैसे ही कण समुद्र की सबसे ऊपरी सतह के नजदीक पहुंचता है, पानी खतरनाक तरीके से उबलने लगता है। कण का टेम्परेचर और एनर्जी इतनी ज्यादा है कि पानी कुछ सेकंड्स में ही भाप में बदल जाता है और भाप के कणों को भी तुरंत जलाकर सुखा देता है। हजारों लीटर पानी तो धरती की ऊपरी सतह से ही गायब हो जाता है। कण बिना सतह को टच किए कई फीट की गहराई तक पहुंच जाता है, क्योंकि पानी तो इसके नीचे पहुंचने से पहले ही भाप में बदल जाता है। फिर यह समुद्र में गिरता है और तेज विस्फोट होता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण लाखों लीटर पानी उबल जाता है और झाग जैसा दिखने लगता है। तकरीबन 170 किलोमीटर के दायरे में पूरा महासागर एक तेज रोशनी से जगमगा उठता है। समुद्र की गहराई में जहां सूरज की किरणें पहले कभी नहीं पहुंची थी, स्विमिंग पूल की तली की तरह एकदम साफ और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तेज विस्फोट की वजह से पुराने डूबे शिप भी टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। तरह तरह के समुद्री जीव और खतरनाक मछलियां जो अब तक अंधेरे में रहती रही हैं, तेज रोशनी से डर जाती है, रोशनी से दूर भागने लगती हैं। आखिर में रेत का एक कण समुद्र की तली को छूता हुआ इसकी भी जमीन की गहराई तक पहुंच जाता है और अगर ये धरती के केंद्र तक पहुंच गया तो यहाँ इतना बड़ा विस्फोट होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। शुक्र है ऐसा नहीं होने वाला। समुद्र और जमीन की वजह से ये कण स्लो हो जाता है और उसकी एनर्जी भी कम हो जाती है। इससे धरती की टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल होने लगती है। लेकिन अभी तो बहुत कुछ हो रहा बाकी है। खतरनाक लहरें उठने लगती हैं और पूरे समुद्र में फैल जाती हैं। विस्फोट की लहर से भारी सुनामी पैदा होती है। जिस तरह छोटे पत्थर को पानी में फेंकने से तरंगें पैदा होती हैं, ठीक उसी तरह सागर के साथ भी ऐसा ही होता है। आसपास के शहरों को बड़ी बड़ी लहरें ढक लेती हैं। शुक्र है इन्हें पहले ही खाली कर दिया गया था, लेकिन इस छोटे से टुकड़े से अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा। घर उजड़ जाएंगे और सड़कें पानी में डूब जाएंगी। अब कुछ ही देर बाद आंधी के साथ बारिश शुरू हो जाती है। ये कण समुद्र के पानी को भाप में बदलकर खतरनाक तूफानी बादलों में बदल देता है। हवा इसे कॉन्टिनेंट तक ले जाती है। फिर सुनामी के बाद लगातार होने वाली बारिश शुरू हो जाती है। दुनिया भर में बाढ़ आ जाती है। प्रकृति का कहर अब भी जारी है। सदर्न ओशियन का टेम्परेचर कई डिग्री तक बढ़ जाता है। जहां टक्कर हुई थी वहां का पानी उबलता रहता है। अंटार्कटिका के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघल रही है, इसलिए दुनिया भर के महासागरों में पानी का लेवल बढ़ रहा है। कुछ कॉन्टिनेंट के किनारे हमेशा के लिए पानी में डूब गए हैं। बादल गरजते हुए सहारा और दूसरे रेगिस्तानों तक पहुंचते हैं। टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से कुछ कॉन्टिनेंट पर भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी एक्टिव हो रहे हैं। ज्वालामुखी की राख ने आसमान में अंधेरा कर दिया है। इस राख को जमने में महीनों लगेंगे। शुरुआत में तो धरती पर जीवन खतरे में पड़ जाता है। पौधों और जीवों को धूप मिलनी बंद हो जाती है। पेड़ों और समुद्री शैवाल की फोटोसिंथेसिस यानी धूप और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निकालने की प्रोसेस धीमी पड़ जाती है। ऑक्सीजन बननी बंद हो जाती है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है। एटमॉस्फेयर की हवा धीरे धीरे खत्म हो रही है। लोगों को अब एक नए माहौल में ढलना होगा। धरती और समुद्रों पर नए शहर बसाए जा रहे हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोडक्शन के लिए आर्टिफिशियल लाइट से पौधे उगाने की कोशिश की जा रही है। शुक्र है राख के जमने के बाद सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ज्वालामुखियों के अंदर गर्म मैग्मा बह रहा है। ये भी काम आ सकता है क्योंकि इसमें केमिकल एलिमेंट्स और मिनरल्स होते हैं। राख के साथ साथ बाकी न्यूट्रिएंट्स भी जमीन पर आ रहे हैं। मिट्टी पहले से ज्यादा फर्टिलाइज हो गई है। पेड़ पौधे फल और सब्जियां तेजी से बढ़ रहे हैं और नई ऑक्सीजन तैयार कर रहे हैं। सहारा में अब चारों ओर फूल खिले हुए हैं और अब ये रेगिस्तान नहीं बल्कि फूलों वाले घास के मैदान की तरह दिखने लगा है। इस कण ने धरती को तहस नहस करने के बजाय और बेहतरीन बना दिया है।